हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नीति निर्देशक तत्व। हमने पढ़े मूल अधिकार हमारे, और मूल अधिकारों के क्रम में इस चैप्टर का अगला शीर्षक है मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व। तो मूल कर्तव्य क्या है और मूल कर्तव्य कब हमारे संविधान में जोड़े गए? तो 1976 में 44वें संवैधानिक संशोधन से पहले ही चतुर्थ भाग में चतुर्थ ए जोड़ा गया, और चतुर्थ ए में ही हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया, जिनकी संख्या है 11। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकार है, और उसके बाद में मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो हैं 1976 में जोड़े गए, जिनकी संख्या 11 है। तो ये मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। पहला है संविधान का पालन तथा उसके आदेशों का पालन व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। हमें ज्ञात है कि हमारा देश यानी एक स्वतंत्र भारत, संविधान जो स्वतंत्र देश ही संविधान बना सकता है। तो भारत एक संविधान प्रधान देश है, एक स्वतंत्र देश की पहचान है, और संविधान के अनुसार ही हमारी सरकारें कार्य करती है। तो इन सरकारों का कार्य क्या होता है कि सरकारें किस प्रकार से कार्य करेंगी और किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दिए गए हैं उन्हीं का वर्णन इस संविधान के माध्यम से जनता करती है। तो पहला कर्तव्य यही है कि हम अपने संविधान को पूर्ण सम्मान दें, और पूर्ण संविधान सम्मान के साथ साथ संविधान की उन समस्त बातों को माने, अपनाएं। अगला है जो संविधान के आदेश दिए गए हैं उनको भी हमको अनुपालना करनी है। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन व सम्मान करना। कि राष्ट्रीय आंदोलन हमारी भारतीय स्वतंत्रता की ही एक कहानी का एक प्रारूप है कि ये स्वतंत्रता जो हमने प्राप्त की है, जिसमें हम आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आबाद भ्रमण कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता की हमने भारी कीमत चुकाई है, और वो भारी कीमत हमें राष्ट्रीय आंदोलन के में मिलती है। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश का गौरव है। सम्मान करना चाहिए उन राष्ट्रीय आदर्शों का और उन राष्ट्रीय शहीदों का, जिनके माध्यम से ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। तो स्वतंत्रता के लिए हमने उन आदर्शों का सम्मान और पालन सदैव करना है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारत एक स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्र देश में संप्रभुता का होना अनिवार्य होता है। संप्रभुता का अर्थ मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो अपनी नीतियों को, आंतरिक मामले की नीतियों को बदलना चाहे तब बदल सकता है, और बाह्य मामलों में भी किसी विदेशी ताकत के द्वारा बाध्य किए जाने पर कोई निर्णय नहीं लेता। तो हमें भारत की स्वतंत्रता, हमें भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता का सदैव सम्मान करना है।
अखंडता का अर्थ है भारत जो 29 राज्यों से मिलकर बना है, ये 29 राज्य सदैव ही हमारे लिए भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सदैव हमें उसकी रक्षा करनी है। अगला है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। हमारा देश अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है और साथ ही साथ कर्तव्यों के माध्यम से ये भी बताता है कि यदि राष्ट्र को उनकी जरूरत पड़े तो वो पीछे कदम नहीं हटाए, यानी राष्ट्र सेवा के लिए सदैव हमें तत्पर रहना है। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारा भारत के लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। कि भारत के लोग अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग धर्म और जातियों के लोग, अलग अलग भाषा और रहन सहन खान पान वाले लोग का देश है। तो भारत इन सब देशों में विविधता को रखता है और विविधता के बावजूद भी भारत की संस्कृतियों का आदान प्रदान सदैव चलता रहता है और एक समरसता बनी हुई है कि सभी त्योहार, संस्कृतियाँ, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सभी कुछ एक दूसरे की को अपनानी होती है। हम सब मिलकर उन सब का पालन करते हैं और इसके साथ साथ ही सदैव ही भ्रातृत्व का परिचय देते रहते हैं। अगला है कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना और उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखना। कि जहाँ हमारी भारत की संस्कृति एक गौरवपूर्ण संस्कृति है और संस्कृति विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक रही है, तो ये विभिन्नता में एकता की जो संस्कृति रही है वो गौरवशाली संस्कृति को हमें आगे से आगे बढ़ाना है, आगे से आगे हस्तांतरित करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कृति आगे बढ़ती ही रहेगी। उसके बाद में है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपराओं को लेकर चलते हैं, अर्थात इस वसुधा पर रहने वाले सभी लोग, सभी जीव जंतु भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये सभी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हमें इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है और जिस प्रकार से हम अपने परिवार का सहयोग करते हैं, जिस प्रकार से हम परिवार के सुख दुख में शामिल होते हैं, उसी प्रकार से इस वसुधा पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी हम अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे और उनके लिए भी सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन करना चाहेंगे। कि हम सदैव ही दृष्टिकोण में क्या रखेंगे, वैज्ञानिकता रखेंगे। हमारे विषय का नाम ही है राजनीति विज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि राजकीय कार्यों में, जिसका अर्थ होता है शासन की नीतियों में वैज्ञानिकता का लाना। वैज्ञानिकता का अर्थ होता है विशेष ज्ञान हासिल करना। तो भारत सदैव ही अपनी इस विशेषता को बनाए रखेगा, यानी विशेष ज्ञान को बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ज्ञानार्जन करना चाहता है। तो हम ज्ञानार्जन करेंगे, दृष्टिकोण को अपनाएंगे और इसके साथ साथ ही हम मानवतावाद वाली संस्कृति को कभी भी नहीं भूलेंगे कि हम सब जाति धर्म बंधन राज्यों से बाद में बंधे हुए हैं,
सबसे पहले हम इंसान है, मानव है, तो मानव के प्रति एक प्रकार की विशिष्ट विचारधारा को अपनाएं। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारा नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा को दूर करना। कि भारत की संपत्ति जो है भारत के लोगों के लिए ही है, तो जो संपत्ति हमारी है, जिस प्रकार से हम निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार भारत की संपत्ति की रक्षा के लिए भी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना है। और भारत में हिंसा से दूर रहने की प्रवृत्ति को भी अपनाया गया है कि जब भी संस्कृतियों का निर्माण हुआ है या विनाश भी हुआ है, उसमें कहीं भी हिंसा का सहारा कम से कम लिया जाए या न के बराबर लिया जाए। इस हिंसा की प्रवृत्ति को हमेशा के लिए हमें दूर रखना है। अगला है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। और उसके बाद 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 क में संशोधित करते हुए जोड़ा गया। और ये 11वां मूल कर्तव्य है, जिसके अनुसार माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए सदैव अवसर प्रदान करें। तो हमारा व्यक्तिगत उत्कर्ष ही भारत का भी उत्कर्ष है या सामूहिक उत्कर्ष भी है। तो हम सदैव अपनी उन्नति और प्रगति के साथ साथ औरों की उन्नति और प्रगति के लिए भी कार्य करेंगे। और बाद में 2002 में एक संशोधन के द्वारा 86वें संशोधन के द्वारा एक और इसमें जोड़ा गया और वह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता आवश्यक रूप से शिक्षा का प्रबंध करेंगे। जहां बाल मजदूरी या बाल श्रम कराया जाता है, वहां पर उस चीज को रोक दिया जाए। तो ये 11 मूल कर्तव्य थे हमारे, जो चतुर्थ भाग में संविधान के चतुर्थ भाग में चतुर्थ ए जोड़ने के पश्चात लगाए गए थे या बनाए गए थे। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे मूल का अधिकार व मूल कर्तव्य। इस लेसन के अगला टॉपिक है, इसी लेसन में नीति निर्देशक तत्व। नीति जो हमारी राज की नीति है, हमारे शासन की नीति है। नीति का अर्थ नैतिकता से है। नैतिक नियमों को हम नीति के नाम से जानते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है नीति, यानी नैतिक नियम। तो नैतिक नियमों का निर्देश देता है कौन? सरकार देती है, संविधान देती है। किसे देती है? राज्यों को देती है, क्योंकि भारत राज्यों से मिलकर बना है। तो ये सारे राज्यों को भारतीय संविधान एक प्रकार का निर्देश देती है और उसी को हम नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं कि राज्य किस किस प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन करेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इस नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। हम रिवाइज करेंगे। अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त नैतिक नियम है जो राज्यों को दिए जाते हैं। इसे हम क्रम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राज्य के नैतिक नियम हमारे लिए एक प्रकार की विशेष व्यवस्था है। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और ये वर्णन इस प्रकार से है। लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना,
अनुच्छेद 38, राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय नीतियां बनाए रखना, अनुच्छेद 39, समान न्याय व निशुल्क कानूनी सहायता 39A, ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41, प्रसूति सहायता का प्रबंध अनुच्छेद 42, श्रम जीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के कहलाता है, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है और बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। सन 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान राज्य का ही उत्तरदायित्व होगा। यानी 6 वर्ष की आयु से कम वर्ष के बच्चों के लिए के स्वास्थ्य के लिए और उनकी शिक्षा का प्रावधान राज्य ही करेगा। अगला है अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए राज्य सामाजिक न्याय का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46, जन स्वास्थ्य हेतु मादक पदार्थ, मादक पेय तथा हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था भी राज्य द्वारा ही की जाएगी। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। पशुओं की नस्ल सुधारने, दुधारू पशुओं तथा गायों की सुरक्षा का संरक्षण भी राज्य द्वारा ही किया जाएगा। यह अनुच्छेद 48, पर्यावरण के संरक्षण और जीव सुरक्षा प्रबंधन अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत आता है। 48 क्रय पर्यावरण के संरक्षण और छोटे छोटे जीव जंतुओं की सुरक्षा का भी प्रबंध करता है। इसके बाद है ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की देखभाल व टूट फूट या मरम्मत करना। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा इतिहास रहा है, हमारी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं, उनकी देखभाल करना या उनकी टूट फूट के बाद उनकी तुरंत मरम्मत कराना भी राज्य का ही कार्य होगा। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखना अनुच्छेद 50 है और अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। अतः अध्ययन सुविधा हेतु नीति निर्देशक तत्वों को 5 भागों में बांटा गया है और संविधान की धारा 38 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ये 5 वर्ग इस प्रकार हैं। आर्थिक नंबर 1 है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। नंबर 2 है सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। नंबर 3 है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। नंबर 4 है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी तत्व और नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो इन निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को संविधान के द्वारा या केंद्र के द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे इस निर्देशन में चलने के बाद ही हमारा व्यक्ति का और पूरे देश की प्रगति में हमारा सहभागी बना रहे। तो ध्यान रहे कि अनुच्छेद 38 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई।